हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये इसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास का फ्री में फ़ायदा उठा पाएँ। तो अब हम चलते हैं चैप्टर की ओर। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि कौन कौन से तरह के मतलब फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं भारत में। उसके बाद किस तरह से डिवाइड किया गया है एक्सटिंक्ट स्पेसीज को, एंडेमिक को, रेयर स्पेसीज को, वल्नरेबल स्पेसीज को अलग अलग कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। नॉर्मल स्पेसीज, एंडेंजर्ड स्पेसीज, ओके। उन सब के लिस्ट देखे कि कौन सा जानवर किस कैटेगरी में आता है। आईयूसीएन के बारे में हमने पढ़ा था, जो लिस्ट जारी करता है। और साथ ही साथ हमने अंग्रेज़ों के रोल को देखा जंगलों के डिप्लेशन में, और साथ ही कई फैक्टर्स पे ध्यान दिया जो जंगलों के कटाव में असरदार और कारगर साबित हुए। तो अब देखते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है। तो आज जो शुरू कर रहे हैं हम यहाँ से, द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल इशू, द बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रांगली को रिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। ओके, तो बायोलॉजिकल के साथ साथ हमें कल्चरल लॉस भी हो रहा है, कल्चरल डाइवर्सिटी भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। वो कैसे जानते हैं। सच लॉसेस हैव इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड एंड इम्प्रोवाइज्ड विथ इंडिजीनियस एंड द फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी। जंगलों में बहुत सारे तरह की कम्युनिटीज रहती हैं जो जंगलों के ख़त्म होने पर उनके भी खतरा होने लगता है। ठीक है। कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फॉर फूड देखो, ड्रिंक, मेडिसिन, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी एट्सेट्रा, वाइल्ड लाइफ फॉर फूड। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करेंगी विद इन द पुअर, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए और इंसानों के लिए। कई समाजों में, कई सोसाइटीज़ में महिलाएं मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी को मुख्य मतलब भागीदारी निभाती हैं जीवन में। और ये क्या करती हैं कि जाकर लकड़ियाँ चुन कर लाती हैं जिससे कि आग जलाकर खाना पकाया जा सके। फॉडर यानी कि वो जीव जंतुओं के लिए खाना लेकर आती हैं, घास काट कर लेकर आती हैं, चारा जिसे आप कहते हो। और साथ ही साथ पानी लेकर आती हैं दूर दराज से, किसी झरने से, नदी से या फिर कुएं से। तो ये सारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ महिलाएं निभाती हैं कई जंगलों में। साथ ही साथ कई गाँव में भी ऐसा जिम्मेदारियां महिलाएं निभाती हैं। तो आप देख सकते हैं, एज दिस रिसोर्स आर डिप्लेटेड, जब जंगल ही नहीं रहेगा तो लकड़ियाँ लाएंगी कहाँ से। ठीक है। जब नदियाँ पोल्यूटेड हो जाएंगी तो पानी कहाँ से लाएंगी। ठीक है। जानवरों के लिए चारा आएगा कहाँ से अगर जंगल ही नहीं होंगे। तो इस वजह से कह रहे हैं कि वो drudgery of women increase and sometimes they have to walk for more than 10 kilometers to collect these resources। जैसे जैसे जंगल इंसानों की पहुंच से दूर जाता जाएगा, मान लो कि एक इतना बड़ा जंगल था, ठीक है, अब और हमारा घर यहाँ था, ठीक है। तो पहले हम क्या करते थे कि यहाँ जाते थे और लेकर आ जाते थे, लेकिन कुछ समय के बाद जंगल जो है वो यहाँ आ गया तो हमें थोड़ा और दूर जाना पड़ता था, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से जंगल यहाँ आ गया। धीरे धीरे जंगल छोटा होता चला गया और हमें अब 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है इन्हीं चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि कितना तकलीफ़ हो गया महिलाओं को। जीव जंतुओं की छोड़ भी दें तो हम इंसानों को भी कई तरह की दिक्कत होने लगी, और इसकी वजह से कई बीमारियां भी होती हैं महिलाओं को। और अगर इन बीमारियों को नेगलेक्ट कर दिया जाए, नज़रअंदाज कर दिया जाए, तो बच्चों की जो हेल्थ है उस पर असर पड़ता है। ठीक है। द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन सच एज सर्व सीवियर ड्रॉट। देखो, जब पानी की लेवल को कम किया जाता है, मतलब गलत तरीके से इरिगेशन के लिए यानी कि सिंचाई के लिए जब पानी का इस्तेमाल होता है अनकंट्रोल्ड वे में, तो
ज़मीन के नीचे की जो पानी की लेवल है वो कम हो जाती है, और इससे क्या होता है कि ऊपर की ज़मीन को पानी नहीं मिल पाती, और ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिफोरेस्टेशन, यहाँ के जंगल मरने लगते हैं और सूखा रेगिस्तान बनने लगता है। ठीक है। ऑल्सो हिट द पुअर द हार्डेस्ट, गरीबों को यह ज़्यादा तकलीफ देता है क्योंकि गरीबों के पास ऑल्टरनेटिव कम है। पोवर्टी इन दिस केस इज़ द डायरेक्ट आउटकम ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, तो जब एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस होता है तो पोवर्टी को हिट करता है। ओके, अब यहाँ देखते हैं सब कॉन्टिनेंट इट इम्परेटिव टू अडेप्ट टू साउंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज। तो अब देखते हैं कि भारत जो है वो कंजर्वेशन, संरक्षण कैसे करता है जंगलों का और वाइल्ड लाइफ का। ठीक है। कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज़ बिकम एसेंशियल। जीव जंतुओं के साथ साथ पेड़ पौधों को बचाना हमारी बहुत ज़रूरी है। अब हम इतना तो पढ़ ही चुके हैं कि क्यों ज़रूरी है, बट वाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एक बार फिर से देख लेते हैं। कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, जंगलों को बचाएंगे तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बचेगी। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है। एंड आवर सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम क्या है, वाटर, एयर एंड सॉयल। ठीक है। पॉल्यूशन अगर पानी में फैलेगा तो हम पी नहीं पाएंगे, हवा में फैलेगा तो सांस नहीं ले पाएंगे, और सोयल में फैला तो क्या होगा कि अनाज नहीं उगेगा, और इन तीनों ही केसेस में हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा दुखदाई हो जाएगा। तो इसीलिए जो है हमें जंगलों को बचाना है। इट इज़ ऑल्सो रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पेसीज एंड ब्रीदिंग। तो आप देखते हो कि कई तरह के जानवरों को मिक्स करके अलग अलग जानवर बनाए जाते हैं, फिर से अलग अलग तरह के पेड़ पौधों को मिलाकर अलग अलग तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ये सारी चीज़ें की जाती हैं, और इससे क्या होता है कि अलग अलग तरह की बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं, जिसका एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण आज की डेट में कोरोना है। ओके, अब एक यहाँ एग्जाम्पल देखिए कि फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चर, खेती में अगर हम देखें तो आज कई तरह की क्रॉप्स हैं, कई तरह की ऐसी वैरायटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब अनाज पैदावार देती हैं। फिशरीज देखो आप, कई तरह की हेविली डिपेंडेंट होती हैं मेंटेनेंस पे, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को खतरा पहुंचाने लग जाती हैं। तो 1960 से 1970 के बीच कंजर्वेशनिस्ट डिमांडेड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। तो कंजर्वेशनिस्ट जो थे, जो जंगलों को बचाना चाहते थे, उन लोगों ने कहा कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए जो जंगलों को बचाए। अच्छी बात है। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया 1972 में। इतना याद रखिएगा, डेट पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम पे, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब इम्प्लीमेंट किया गया था। इसके साथ वेरियस प्रोविजंस थे जिसमें जानवरों के घरों को बचाने के लिए हैबिटेट बचाने की कोशिश करनी है। एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज, जानवरों को कौन कौन से जानवर हैं जिसे आप नहीं मार सकते, नहीं खा सकते, नहीं पाल सकते, ऐसे जानवरों की लिस्ट बनाई गई। ठीक है। और जो प्रोग्राम की तेज़ी है वो आगे बढ़ी। ठीक है। और जितने भी जानवरों की प्रजाति अभी बच रही है भारत में, उसे हम बैन कर देंगे हंटिंग के लिए। मतलब आप एकदम से उन जानवरों को नहीं मार सकते। ठीक है। इस पर प्रोटेक्शन लगा दिया गया। उनके जो भी जंगल थे उन सबको पार्क वगैरह बना दिया गया, नेशनल पार्क्स वगैरह बना दिए गए, और वहाँ घुसना, वहाँ से लकड़ियाँ काटना, व्यापार करना जानवरों का, सब कुछ बैन कर दिया गया, मना कर दिया गया, टोटली रोक दिया गया। ओके। सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल और कई राज्यों ने मिलकर, कई राज्य के सरकारों ने मिलकर नेशनल पार्क्स बनाए। ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, जिसमें अलग अलग स्टेट्स में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ और सेंचुरीज हैं हम ये लिस्ट बना पाएँ।
तो आप कमेंट करेंगे तो हम सोचेंगे ज़रूर इसके बारे में। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट फॉर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कई सारे प्रोग्राम्स के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। ठीक है, जैसे कि टाइगर रिजर्व्स बहुत सारे बनाए गए। ठीक है, वन हॉर्न राइनोसेरस, एक सींग वाला जो गेंडा होता है उसके लिए, कश्मीरी स्टैग और हंगूल, 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल, इन सबको बचाने के लिए, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल। तो भारत में 3 तरह के क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं, प्लीज़ याद रखिएगा, वाटर क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और घड़ियाल, 3 तरह के क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। साथ ही साथ एशियाटिक लायन और अदर्स जानवरों को बचाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स किए गए, जिसमें से एक इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक जिसको चिंगारा कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोंडवान कहते हैं इसको, स्नो लियोपार्ड एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनके हंटिंग पे रोक है, जिनको बेचा नहीं जा सकता, इनको सिर्फ बचाया जाना है। ऐसे कई प्रोग्राम चलाए गए। देखो, द प्रोजेक्ट टाइगर एक ऐसा प्रोजेक्ट है भारत का जो कि 1973 में शुरू हुआ था। द अथॉरिटी रियलाइज दैट द टाइगर, जब हमारे देश की सरकार को और अथॉरिटी को लगा कि टाइगर्स की पॉपुलेशन एकदम तेज़ी से घट रही है, तब इसे क्या कर दिया गया, शुरू किया गया। ओके, ये देखो वन हॉर्न राइनोसेरस मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ आसाम और बंगाल में पाया जाता है। आसाम में एक फेमस जगह है काजीरंगा नेशनल पार्क के नाम से, काजीरंगा नेशनल पार्क के नाम से फेमस है, जहां वन हॉर्न राइनोसेरस को फेमसली देखने बहुत सारे लोग आते हैं। तो अगर आपके पास भी सामर्थ्य है, टाइम है, तो आप आइए और देखिए। इसी तरह ये चिंगारा आप देख सकते हो, हिरन है, काजीरंगा नेशनल पार्क की ये दोनों तस्वीरें हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ काजीरंगा में बहुत सारे लोग हर साल आते हैं, अगर मुझे मौका मिला कभी तो हम आपको दिखाएंगे ले जाकर। ड्विंडल टू 1827, 1827 एस्टिमेटेड क्या है देखो, 550,000 एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी। ठीक है, द मेजर थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशन आर नंबरस सच एज पोचिंग ऑफ ट्रेड्स, मतलब इलीगल हंटिंग होती थी टाइगरों की बेचने के लिए। ठीक है, उसके मतलब खाल और उनकी दांत वगैरह, मांस वगैरह बेचा जाता था। कई बीमारियों में कहा जाता है कि इसका यूज होता होगा। तो श्रिंकिंग हैबिटेट, इनका घर जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, छोटा हो रहा था। मैंने बताया ना कि पहले इतना बड़ा जंगल था, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, तो धीरे धीरे जंगल जो है क्या होते गए, छोटे होते गए। ठीक है, प्रे बेस्ड स्पेसीज ग्रोइंग, ह्यूमन, इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ती गई, इससे भी जंगलों को खतरा हुआ, जो टाइगरों के लिए अच्छा था मतलब बुरा था। टाइगरों की स्किन बेची जाती थी, इसकी वजह से टाइगरों का और साथ ही साथ उनकी हड्डियां बेची जाती थी। देखो, जो मेडिसिन्स में लगती थी, ट्रेडिशनल मेडिसिन्स वगैरह में, तो इस वजह से क्या हुआ कि इनकी हत्या शुरू की गई, मर्डर शुरू किया गया, इनका पोचिंग शुरू किया गया, शिकार, और इसकी वजह से टाइगर्स की जो है पॉपुलेशन घटती चली गई। सिंस इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइड हैबिटेट टू अबाउट 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, मतलब अगर 30 टाइगर हैं पूरी दुनिया में, तो 20 सिर्फ भारत और नेपाल में हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि सिर्फ दो दोस्तों के पास 20 टाइगर हैं, 30 में अगर दुनिया के पास हैं तो 2/3 है, ये बहुत अच्छी बात है। और देखो, इसीलिए ये दो जो राष्ट्र हैं, ये जो दो देश हैं, ये बिकेम प्राइम टारगेट्स फॉर पोचिंग एंड इलीगल ट्रेडिंग। जहाँ शेर ज़्यादा होंगे, शिकारी भी तो वहीं आएंगे। तो इस वजह से प्रोजेक्ट टाइगर वन ऑफ द वेल पब्लिसाइज्ड पब्लिक वाइल्ड लाइफ कैंपेन्स। तो प्रोजेक्ट टाइगर्स बहुत ही फेमस प्रोग्राम रहा है, बहुत ही फेमस कैंपेन रहा है विश्व का, और ये 1973 में लॉन्च हुआ था, याद रखिएगा प्लीज़। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। टाइगर कंजर्वेशन हैव बीन व्यूड नॉट ओनली एज एन एफर्ट टू सेव एन एंडेंजर्ड स्पेसीज बट विद द इक्वल इम्पोर्टेंस एज अ मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग बायोटाइप्स ऑफ सीजिबल मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड का।
सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है? वेस्ट बंगाल। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश का। ये तीनों याद रखिएगा। उत्तराखंड का ये वाला कॉर्बेट, सुंदरबन वेस्ट बंगाल का, और मध्य प्रदेश का बांधवगढ़। ठीक है, याद रखिएगा प्लीज़। और सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान की, देखो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान की, मानस टाइगर रिजर्व है आसाम का, और पेरियार टाइगर रिजर्व है केरला का। तो इस तरह से कई सारे टाइगर रिजर्व्स हैं, आपको लिस्ट याद रखनी चाहिए। ठीक है, आपके लिए कभी भी काम आ सकता है। द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रेदर देन ऑन ए फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। मतलब अब जो है सिर्फ टाइगर को नहीं बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि पूरा जंगल ही बचाया जाए, जितने भी जानवर हैं सबको बचाया जाए। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। देखो, बिगिनिंग टू फाइंड अ प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग, द नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1980 एंड 1986 सेवरल 100 बटरफ्लाइज। देखो, कई तरह के बटरफ्लाइज को बचाया गया। मोथ्स थे, बीटल्स थे, वन ड्रैगन फ्लाई हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पेसीज। तो एक बटरफ्लाई को भी इस लिस्ट में जोड़ा गया। इन 1991 फर्स्ट टाइम प्लांट्स को भी जोड़ना शुरू कर दिया गया कि इन पेड़ों को अब नहीं काटना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, टाइप्स देख लेते हैं थोड़ा सा। इवन इफ यू वांट टू कंजर्व आवर वास्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, इट इज़ रेदर डिफिकल्ट टू मैनेज, कंट्रोल एंड रेगुलेट देम। ठीक है, तो जंगलों को बचा कर रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे पहले तो आपको पूरे जंगल को फेंसिंग करनी होगी, मतलब बाउंड्री बनानी होगी, ताकि कोई इसमें घुस ना सके, शिकार ना कर सके। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद इन इंडिया मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर आइदर ऑन एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, दीज आर क्लासिफाइड अंडर द फॉरेस्ट। तो सरकार ने इन सबको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। ये देखिए, रिजर्व फॉरेस्ट है, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट, आधा फॉरेस्ट पूरी भारत में जितना फॉरेस्ट है उसका वो डिसाइड रिजर्व कर दिया गया है। रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल, ये सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल माने जाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स आर कंसर्न, तो वाइल्ड लाइफ और रिसोर्स के कंसर्न से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में 1/3 हो गया है। 1/3 देखो, 3 भाग का 2 भाग कहाँ है? अच्छा सॉरी, आधा जो है हाफ वो रिजर्व्ड हो गया, 2/3 1/3 प्रोटेक्टेड हो गया। ओके, एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेनी अदर डिप्लेशंस। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो घड़ियाल ऑन द ब्रिंक। तो ये देख सकते हो आप नदियों के किनारे और झीलों के किनारे किस तरह से घड़ियाल एकदम अपना मज़े से पार्टी कर रहे हैं। बट इस पार्टी में सेलिब्रेट होने मत चले जाइएगा, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ एक लिखा गया है कि बर्ड डेथ्स ब्लेम्स ऑन डर्टी यमुना। गंगा की नदी में जब पॉल्यूशन बढ़ गया तो कई सारी बर्ड्स की मृत्यु हो गई, और इसलिए जो न्यूज़पेपर थी उन्होंने ब्लेम करना शुरू किया। अनक्लास्ड फॉरेस्ट, दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी। कुछ ऐसे जंगल और कुछ ऐसे इलाके हैं जो सरकार ने उसे पार्क नहीं घोषित किया है, लेकिन वहाँ पर कई कम्युनिटीज़ हैं, सरकार भी हैं, थोड़ी बहुत सपोर्ट करती है और उन्हें बचा कर रखने की कोशिश करती है। रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो रिफर टू एज परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स। तो रिजर्व और प्रोटेक्ट फॉरेस्ट जो हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये दोनों मेंटेन किए जाते हैं ताकि जंगली मतलब लकड़ियों का यूज किया जा सके। ठीक है, और ढेर सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि मतलब फ्रूट्स वगैरह हो गया,
और भी कुछ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, तो ये सारी चीज़ें यूज होती हैं लेकिन बहुत कम, ठीक है, कंट्रोल्ड वे में होती हैं। मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। परमानेंट फॉरेस्ट के मामले में मध्य प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा है, 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो मध्य प्रदेश के पास जितना फॉरेस्ट है उसमें से 75% को इन्होंने परमानेंट फॉरेस्ट बना रखा है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में भी काफ़ी लंबा, मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में हमने क्या कर रखा है, रिजर्व फॉरेस्ट बना रखा है। बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में भी काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात हैव अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट इज अनक्लास्ड। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में और गुजरात के कई हिस्सों में अनक्लास्ड फॉरेस्ट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये लोकल लोगों द्वारा मैनेज कर लिया जाता है। कम्युनिटीज़ हैं जो जंगलों की रक्षा करती हैं। ओके, कम्युनिटीज एंड कंजर्वेशंस। कम्युनिटीज़ ऐसे कई समुदाय हैं जो जंगलों में ही रहते हैं और जंगलों की रक्षा भी करते हैं, ठीक है। Conservation strategies are not new in our country. We often ignore that in India forests are also home to some of the traditional। कुछ लोग जंगलों में ही रहते हैं और उनका जो कम्युनिटी है वो ट्रेडिशनली जंगल से ही रिलेट करता है, जंगलों से काफ़ी प्यार भी करता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ था, राजस्थान में। और यहाँ के जो गांव वाले हैं उन्होंने जंगल को बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ जंगल में माइनिंग शुरू होने वाली थी, कुछ पत्थर वत्थर निकालने के लिए या फिर कोई मिनरल निकालने के लिए माइनिंग शुरू होने वाली थी, तो वहाँ के लोकल लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ माइनिंग नहीं होगी, यहाँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए है और आपको यहाँ माइनिंग नहीं करनी है। इन मैनी एरियाज़, कई इलाकों में विलेजर्स देमसेल्व आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेंट। आसपास के इलाकों की रक्षा कौन करता है, विलेजर्स करते हैं, गांव वाले करते हैं, ठीक है। देखो ये अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की एक आपको स्टोरी मैंने बताई है, सॉरी नहीं बताई है, वो मैं भूल गया। मतलब खेजरली के पेड़ को बचाने के लिए वहाँ बहुत बड़े लेवल पर एक बहुत ही बढ़िया प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है। उसका अगर मुझे अभी याद आता है तो मैं आपको बताता हूँ, वेट अ सेकेंड, तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। सो एक सेकेंड। भैरवदेव डेकाव सेंचुरी डिक्लेयर देयर ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच नॉट अलाउ हंटिंग। मतलब गांव वाले लोग ही कुछ नियम बना लेते हैं कि इस इलाके में आपको जानवरों को नहीं मारना है, ये वो बहुत सारे नियम बना लेते हैं और उनसे जानवरों की रक्षा करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ बेस्ड ऑन द प्राइमिसेस दैट ऑल क्रिएशन ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड। मतलब कई जो ट्राइबल लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं उन्होंने नेचर की पूजा करनी शुरू कर दी है, और वो पूजा करते हैं मतलब बहुत पहले से ही, और वो ये मानते हैं कि नेचर ने ही हम सबको सब कुछ दिया है, तो हमें नेचर की रक्षा करनी चाहिए। ओके, अच्छा, वर्जिन फॉरेस्ट का मतलब मैं बता देता हूँ। वर्जिन फॉरेस्ट ऐसा फॉरेस्ट होता है जहाँ लोग इंटरफेयर नहीं करते, लोगों की आवाजाही नहीं होती, लोग वहाँ शिकार या किसी भी कार्य से नहीं जाते, तो उसे वर्जिन फॉरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। सर्टेन सोसाइटी रिवर ए पार्टिकुलर ट्री विच दे हैव प्रिजर्व फ्रॉम टाइम इमोमोरियल, द मुंडाज एंड द संथाल ऑफ छोटा नागपुर रीजन। तो याद रखिएगा कि संथाल और मुंडा जो है ये छोटा नागपुर के इलाके में रहते हैं, ठीक है। और ये महुआ एक पेड़ है, महुआ, इसकी पूजा करते हैं। कदम का पेड़ है उसकी पूजा करते हैं, ठीक है। कदम के पेड़ पर बड़े खूबसूरत फूल लगते हैं और फल भी लगते हैं शायद। और उसके साथ ही और भी कुछ ट्राइबल लोग हैं जो उड़ीसा एंड बिहार में रहते हैं और ये इमली के पेड़ की पूजा करते हैं, आम के पेड़ की पूजा करते हैं। आम के पेड़
बहुत सारे शुभ कार्यों में लगता है। शादी ब्याह देखो, ड्यूरिंग वेडिंग वगैरह, मैंने कहा ना। पीपल के पेड़ की पूजा तो शायद पूरे भारत में होती है, ठीक है। बैनियन ट्रीज़ की पूजा भी कुछ लोग करते हैं। तो आप देखो कि कई सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो अब पूजा करने लगी हैं। और हमारे पिताजी भी ऐसा बताते हैं कि मतलब हिंदू धर्म के अनुसार हमें पीपल के पेड़ को नहीं काटना है। तो इसी तरह से अलग अलग धर्मों में पेड़ को बचाने के लिए बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। इंडियन सोसाइटी कंप्राइजेस सेवरल कल्चरल्स ईच विथ इट्स ओन सेट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स टू ऑफ कंजर्वेशन। मतलब हमारे कल्चर्स में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें लिखी गई हैं कि हमें पेड़ पौधे बचाने चाहिए, ठीक है। तो वी फाइंड ट्रूप्स ऑफ मकाक्स एंड लंगूर्स अराउंड मैनी टेम्पल्स। हम देखते हैं ना, कई सारे चिड़िया और मतलब बंदर वगैरह कई मंदिरों के आसपास रहते हैं। दे आर फेड डेली एंड ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ टेम्पल डिपॉजिट। तो ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब महावीर जी के आप राजस्थान में एक बहुत बढ़िया मंदिर है, बालाजी का बड़ा फेमस मंदिर है। तो वहाँ पर आप जाओगे तो आप देखोगे कि मतलब इतने बंदर की क्या बताएं। और साथ ही साथ अगर विश्नोई समाज की बात करें तो वो चिंकारा जो है और नीलगाय वगैरह को बहुत, स्पेशली पिकॉक वगैरह को तो बहुत प्यार से रखते हैं। रखते क्या है, मतलब उसको कहीं भी हार्म नहीं पहुंचाते, नुकसान नहीं पहुंचाते। पूरी सोसाइटी मिलकर उनकी रक्षा करती है और ये बात सच में बहुत ही इम्प्रेसिव है। ओके, तो अब यहाँ देख लेते हैं द फेमस चिपको मूवमेंट। हाँ सॉरी, मैं नाम भूल गया था, बट ये चिपको मूवमेंट है। चिपको मूवमेंट में क्या हुआ था देखते हैं, ठीक है। एक सेकंड। चिपको मूवमेंट भी जंगलों को बचाने के लिए हुआ था, ठीक है। लेकिन जंगलों को बचाने के लिए यहाँ देखो, बीज बचाओ आंदोलन हुआ है जो फार्मर्स ने किया। चिपको मूवमेंट में, चलो यहाँ कुछ खास लिखा नहीं है। चिपको मूवमेंट में क्या हुआ कि एक राजा ने कहा कि मुझे एक महल चाहिए। क्या चाहिए? महल चाहिए। और राजा का महल बनाने के लिए ऑर्डर दिया गया कि जाओ जंगलों से लकड़ियाँ काट कर ले आओ। इन दैट के जंगल में जो लोग लकड़ियाँ चुनने गए थे, जंगल में मतलब कुछ महिलाएं थीं जो जंगल में लकड़ियाँ चुनने गई थीं अपना घर में चूल्हा वगैरह जलाने के लिए। तो उन लोगों ने क्या किया कि अब जो पेड़ था उससे चिपक गए और कहा कि अगर आपको पेड़ काटना है तो हमें पहले काटना पड़ेगा। और यहाँ जो वर्कर्स गए थे वो राजा का पालन करते हुए कई महिलाओं को, कई बच्चों को, कई पुरुषों को उन्होंने काट दिया, मार दिया। लेकिन जब राजा को यह बात पता चली तब राजा ने इसे बुरी तरह से मना किया, डांटा और ये घर बनाने का फैसला कैंसिल किया। तो सिर्फ पेड़ बचाने के लिए लोग कितने उत्सुक और कितने जी जान लगा देते हैं, ये आप चिपको आंदोलन से समझ सकते हो। ओके, देखो बीज बचाओ आंदोलन है जो फार्मर्स एंड सिटीजन्स ने किया, ठीक है। इन इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम फर्निशेस अ गुड एग्जाम्पल फॉर रिवॉल्विंग। मतलब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में क्या किया गया कि किसानों को, लोकल लोगों को सरकार के साथ मिलकर मौका मिला रेस्टोर करने का। जंगल जिनकी मतलब हालत बुरी हो गई थी उनको फिर से हालत सुधारने का मौका मिला। द प्रोग्राम हैज़ बीन अ फॉर्मल एग्जिस्टेंट। 1988 में इनको फॉर्मल एग्जिस्टेंस मिला प्रोग्राम को, व्हेन द स्टेट ऑफ उड़ीसा पास द फर्स्ट रेजोल्यूशन ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। उड़ीसा ने सबसे पहले क्या किया था? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट शुरू किया था। ओके, the clear lesson from the dynamics of both environment and constructions and reconstruction in India is that local communities everywhere have to be involved in such some kind of natural resource management। तो इन सब चीज़ों से हमने ये सीखा कि जो हमारे लोकल लोग हैं, जो
स्थानीय लोग हैं वहाँ के, उनको अगर आप अपने साथ मिला लो तो वो जंगल को अच्छी तरह बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और आपका जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है वो ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। ओके, तो जब आपसे पूछा जाएगा कि नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का कोई तरीका बताइए, तो आप कह सकते हो कि इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज़ इन आवर प्रोग्राम। ओके, अब यहाँ देखो, गौतम बुद्ध ने कहा था कि एक पौधा, द ट्री इज़ अ पेक्यूलर ऑर्गेनिज्म ऑफ अनलिमिटेड काइंडनेस। एक पेड़ जो है इतना दयालु होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है, एंड बेनेवोलेंस एंड मेक नो डिमांड फॉर इट्स सस्टेंस। मतलब वो कोई डिमांड नहीं करता है, ठीक है, आप उसकी फल खा लो, आप उसका लकड़ी काट लो, आपसे कोई डिमांड नहीं करता, सिर्फ देता ही देता है। जब तक आप उसे नष्ट नहीं पहुंचाते तब तक वो आपको ऑक्सीजन देता है, आप उससे फ्रूट्स ले सकते हो, उसकी लीव्स को एज ए फॉडर यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो उसका वुड भी यूज कर सकते हो। अगर नुकसान नहीं पहुंचाना तो छोटे छोटे टुकड़े जो सूख गए हैं डाली के, उसे आप एज ए फ्यूल यूज कर सकते हो, और अगर आप उसे काट देते हो पौधे को तब तो आप एज ए वुड यूज करोगे ही। तो इतनी सारी चीज़ें वो देता है और इसके बदले में पेड़ आपसे कुछ भी नहीं मांगता, ठीक है। तो इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा कि पेड़ बहुत ही दयालु होते हैं और इसे काटने वाले को कभी माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन आंसर्स ज़रूर करिए, और क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद हमें कमेंट करिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे डिफ़िकल्ट लगा, और अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी कमेंट कर दीजिए, हम आपको सोल्व कर देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ ग्रेट डे।